हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ फायर पंप हाउस का दोबारा से विजिट करवाना जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें रह गई हैं और कुछ चीज़ें नई भी ऐड की है, तो उसके बारे में आपको आज विस्तृत जानकारी या संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। और पंप हाउस में क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या होता है और अकॉर्डिंग टू हमारी बिल्डिंग है जो भी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए पंप हाउस में, और क्या अगर आपके पास नहीं हो तो उसके लिए भी आप रिक्वायर कर सकते हो। बेसिकली इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इसके साथ आप सबके साथ साझा करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ। फर्स्ट मैं शुरू करेंगे स्प्रिंकलर पंप से शुरू करेंगे। ये जो हमारा है अभी स्प्रिंकलर पंप है, ये हमारा स्प्रिंकलर पंप लगा हुआ है। ये स्प्रिंकलर पंप है वो हमारा 75 HP का है, 75 HP का है ये पंप। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंप कितने HP का होना चाहिए। ये आप कहाँ से आइडिया लगाओगे या कहाँ पे ये लिखा होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके हेडर पे। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं जो जिन्होंने अभी कोर्स किया है या जो कोर्स कर रहे हैं या जो डिफरेंट साइट पे जॉब कर रहे हैं। मान लो आप किसी भी पावर में या फिर फायर टेंडर के फायर स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हो, तो पंप हाउस से आपका अगर पाला नहीं पड़ा है तो पंप हाउस के बारे में आपको जानकारी बेसिकली नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें बुक में अलग हैं और प्रैक्टिकल में अलग हैं। तो मैं फ्रेशर जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, फ्रेशर है, नॉन एक्सपीरियंस है और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी ये वीडियो देखते हैं, तो अगर आपको कुछ कमी लगे तो मुझे अवगत करवा सकते हैं। बेसिकली कोई कमी मैं छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कभी कभी रह जाती है, कुछ पॉइंट छूट जाती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 75 HP का पंप है, 75 HP का स्प्रिंकलर पंप है। और स्प्रिंकलर पंप इसको क्यों बोलते हैं? स्प्रिंकलर पंप इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये स्प्रिंकलर की जो सेपरेट लाइन है हमारे यहाँ जुड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। स्प्रिंकलर की जो हमारी सेपरेट लाइन है, स्प्रिंकलर की अलग से लाइन होती है। स्प्रिंकलर लाइन पे एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो रखी हुई है उसको हम स्प्रिंकलर पंप बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्प्रिंकलर की लाइन को फिलअप करती है, उसको चार्ज करती है। फायर फाइटिंग में अगर स्प्रिंकलर ऑपरेट होते हैं तो उसको ये चार्ज करती है, वहाँ पे प्रेशर देती है, इसलिए इसको स्प्रिंकलर पंप बोलती है। एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जिसका हॉर्स पावर 75 है, और ये इसके साथ हमारा एक पंप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर को छोड़ के जो हमारा पंप जुड़ा हुआ है, बाई शाफ्ट के द्वारा हमारा एक पंप अटैच रहता है। मोटर राउंड अप करती है, आरपीएम लेती है, पंप को घुमाती है और पंप पानी सेट करके डिस्चार्ज करता है। तो जो पंप यहाँ पे हमारा यूज कर रहे हैं वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ कनेक्टेड है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, बेसिक फायर फाइटिंग में हमारा अभी लेटेस्ट जो लास्ट चल रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहा है। इसके बाद भी काफ़ी पंप इजाद हो गए, टेक्निकल उसमें कम इश्यूज आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपने तक ये चल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल के बारे में अवगत करवा रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, 75 HP की मोटर है। 75 HP की मोटर क्यों है ये डिपेंड करता है आपको बिल्डिंग के हेडर पे। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेडर क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपको कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछ लेता है कि 75 HP का ही पंप क्यों लगा होता है। ये 75 का है, वो 105 का है, या ये 75 के हैं, कहीं 100 के हैं, कहीं 150 के हैं, कहीं 40 के हैं, कहीं 45 के हैं। तो डिफरेंट HP का पंप लगा होता है डिफरेंट साइड पे। तो वहाँ पे जहाँ भी अगर आपको पंप हाउस के बारे में पूछते हैं कि आपके 75 HP का क्यों लगा हुआ है, तो ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग के हेडर पे। हेडर क्या होता है कि जैसे आप फाउंडेशन देख लीजिए, ये पंप की फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है मान लीजिए, और ये सेक्शन हेड है। ये जो हेड होता है लास्ट में, ये हेड का बेसिकली अंतिम छोर होता है, लास्ट स्टेज होती है पंप की। इससे हम हेड को काउंट करते हैं यहाँ से, और हमारे बिल्डिंग के जो टेरिस का अंतिम हिस्सा है जहाँ पे ये हमारी लाइन डेड हो जाती है, वहाँ पे जहाँ पे ओवरहेड बैकअप टैंक हमारा है, ओवरहेड बैकअप टैंक होता
वहाँ पे जाके लाइन क्लोज हो जाए। तो हेडर का जो है नीचे से ये सरफेस एरिया जो आप ले लेते हैं, सरफेस एरिया से लेके हाइट पे जो लास्ट हमारा जहाँ ओवर हेड टैंक बोलते हैं, हम बैकअप टैंक बोलते हैं, वहाँ पे जाके लाइन एनआरबी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो जो एनआरबी का एरिया है उसको हम काउंट करते हैं। एनआरबी के एरिया से ये जो सरफेस टेरिस का एनआरबी एरिया, ये बीच का जो पाइप का हाइट है उसकी जितने भी मीटर है वो मीटर में हम काउंट करते हैं, और वो बिल्डिंग का हेडर होता है। और बिल्डिंग के हेडर के अकॉर्डिंग ही हमको कितनी पावर चाहिए, क्योंकि जो एक स्टैंड पाइप भी बोलते हैं, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि बिल्डिंग में जो स्टैंड पाइप होती है वो किस लिए होती है। तो स्टैंड पाइप हमारी जो है राइजर लाइन को ही, बिल्डिंग के अंदर जो राइजर लाइन की एक स्टैंड पाइप डाली जाती है 100 mm की एक शाफ्ट के द्वारा सीधी खड़ी पाइप जाती है, जहाँ पे आउटलेट रखे जाते हैं, और ये बिल्डिंग के अंदर जो भी पंप लगे होते हैं उससे फिलअप रहती है। तो उस बिल्डिंग के स्टैंड पाइप की हाइट भी आप माप सकते हैं। वो हाइट जो होती है वो बिल्डिंग की हेडर की हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग की हेडर की हाइट नापते हैं। और उसका जो साइज होता है वो हमें तो उस हेडर के लिए जो उस स्टैंड पाइप का जो साइज होता है वो 100 mm होता है। 100 mm आप अगर डॉक्यूमेंटली मैं आपको बताऊं तो ये हमारा NBC 2016 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग जो है हमारा उसकी साइज जो दी हुई है, उसकी जो है दिया हुआ है साइज, वो हमारा 100 mm का होता है। तो उसके हिसाब से हम बिल्डिंग के अंदर जो पंप लगते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही लगते हैं कि बिल्डिंग के अंदर इसका हेडर कितना है, कितनी उसको पावर चाहिए। तो ये पंप 75 HP से लेके 175 तक हो सकते हैं, और नीचे भी आ सकते हैं, 40-45 तक भी आ सकते हैं। तो पंप का जो पावर है, हॉर्स पावर है, कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी बिल्डिंग के हेडर पे। तो अगर आपका क्वेश्चन हो कि पंप का HP या 75 क्यों है, तो यहाँ डायरेक्ट आप इंटरव्यू की बात को एक सेटिस्फाई रिप्लाई कर सकते हैं कि ये आपकी बिल्डिंग के हेडर पे डिपेंड करता है कि कितने HP का आपको पंप चाहिए। तो पहला आपका ये स्प्रिंकलर पंप। स्प्रिंकलर पंप के अंदर ये स्प्रिंकलर पंप जो है यहाँ से सेपरेट लाइन से पंप लाइन जाती है, और हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे हर ब्लॉक में, यानी आपकी बिल्डिंग का अगर एक ब्लॉक है, एक शाफ्ट है, एक ब्लॉक है, 2 शाफ्ट रखी हुई, तो 2 ब्लॉक में बिल्डिंग डिजाइन कीजिए। तो एक ब्लॉक में अंदर जो हमारी FS होती है उसके जस्ट ऊपर डिवाइडिंग लाइन होती है, जहाँ से एक लाइन के अंदर स्प्रिंकलर डिवाइड होती है, वो स्प्रिंकलर के लिए जाती है, और एक वहाँ पे ब्लैक कलर कोड से डिजाइन की होती है ड्रेन लाइन। तो वो स्प्रिंकलर को अगर कभी स्प्रिंकलर टूट जाता है बिना किसी कारण, नॉर्मली एयर से अगर टूट जाता है, या फिर एयर वहाँ से रिलीज हो रही है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो वो आप उसका में लाइन को ड्रेन करते हैं, सिर्फ उस फ्लोर के उस ब्लॉक एरिया की लाइन को ड्रेन कर सकते हैं। तो वो आपके FS जो होती है उसके जस्ट ऊपर शाफ्ट के अंदर आपका फॉल सीलिंग के अंदर रखा होता है, वाल बटरफ्लाई के साथ वाल रहता है, वहीं पे आपका फ्लो स्विच रहता है। फ्लो स्विच कैसे काम करता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये आपका स्प्रिंकलर का पूरा डेफिनेशन है। यहाँ से आपका पंप, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ से वो सामने जो आपको नजर आ रहा है सेक्शन हेडर है, सेक्शन हेडर से पंप पानी उठाता है। यहाँ से पंप पानी उठा के ये जो है मेन हेड स्प्रिंकलर का, इसको डिस्चार्ज हेडर बोलते हैं, डिस्चार्ज हेडर तक पंप पानी उठा के आता है, और डिस्चार्ज हेडर से डिवाइड हो जाती है लाइन। आपकी स्टैंड पाइप में चली जाएगी, राइजर में स्टैंड पाइप में चली जाएगी, स्प्रिंकलर में चली जाएगी, यार्ड हाइड्रेंट में चली जाएगी। तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है, डिस्चार्ज हेडर से जितनी भी लाइन है वो डिवाइड हो जाती है, और सेक्शन हेडर से पंप उठा के पानी हमेशा डिस्चार्ज हेडर में डालते हैं, और डिस्चार्ज हेडर से पूरी की पूरी लाइन है वो पंप जो है आउटलेट देता है, वो सप्लाई चली जाती है। तो वहाँ से पता है यहाँ 2 बटरफ्लाई लगाई होती है, एक पीछे सेक्शन हेडर और पंप के बीच में एक डिस्चार्ज हेडर, और पंप के बीच में 2 बटरफ्लाई लगती है। दोनों लगती है मेंटेनेंस के लिए, अगर कोई कभी आपके पंप का मेंटेनेंस करना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लाइन को वहाँ से आप क्लोज करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसलिए डिस्चार्ज हेडर और अपना सेक्शन हेडर के बीच 2 बटरफ्लाई बार एक लगी होती है। बीच में आपका एक NRB लगा होता है, सेपरेट लाइन के लिए बीच में NRB लगा होता है, और इसके साथ ही आपका फ्लो स्विच भी लगा होता है। ये कुछ स्टूडेंट पूछते हैं फ्लो स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है। ये हमारा फ्लो स्विच है। फ्लो स्विच में अगर मेंटेनेंस करना होता है तो स्टॉप हमारी जो है बाल लगी होती है, जिसको हम बंद कर सकते हैं। ये इसीलिए लगी होती है कि इसको अगर किसी कारण से इसको चेंज करना हो, मेंटेनेंस करना हो, तब उसके लिए लगाई जाती है। खराब हो गया तो बंद कर देते हैं।
तो फ्लो स्विच में दो मोड होते हैं, एक आपका ऑटो कट के लिए और एक ऑटो स्टार्ट के लिए। दो कट होता है रेंज और डिफॉल्ट, दो मोड आपके होते हैं। रेंज में आपको कहाँ तक इसको बंद करना है, कितने केजी पे इसको बंद करना है, डिफॉल्ट मोड पे आपको कहाँ इसको स्टार्ट करना है। दोनों मोड आपके होते हैं, एक ऑटो स्टार्ट के लिए, एक ऑटो कट के लिए। प्रेशर स्विच में आपको सबसे पहले सेटिंग करना है। प्रेशर स्विच में आपको सेटिंग करना है कि हमारा जो है पंप ऑटो में 6 केजी पे स्टार्ट होना चाहिए, जो कि पंप जैसे 6 पे हम लोग रखते हैं, ये पंप आपको 4 पे 5 पे जितने पे भी आपको सेट करना है, 4-5 केजी पे आपको ऑटो में करना है। जब पंप प्रेशर रिलीज होगा 4 केजी तो आपका ऑटो में ये चलेगा, और 7 केजी मेंटेन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो 4-7 का जो भी रेशो आपको रखना होता है वो यहाँ पे आपको सेट करना होता है। जैसे अलार्म घड़ी में हम टाइम, डेट और सेकंड सेट करते हैं, वैसे इसमें टाइम सेट करना होता है। इसमें एक रेंज होती है, वो रेंज सेट करनी होती है। उसमें आपको सेट करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऑटो स्टार्ट होगा और ऑटो होगा। ये यहाँ से फिर इसका एमएनसी में वायरिंग होती है, वायरिंग होकर आपका सीधा फायर पैनल के साथ अटैच होता है। फायर पैनल में ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड में अगर आपने पंप रखा हुआ है तभी आपका ये प्रेशर स्विच के साथ पंप को कमांड देगा, तभी ये काम करेगा। अगर वहाँ पे मैनुअल है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑटो कमांड नहीं लेगा कि यहाँ प्रेशर 0 हो जाएगा। तो प्रेशर स्विच का एक नॉर्मली तरीका ये है कि यहाँ पे बिना किसी मैन पावर के हम लोग सेफ्टी में रख सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। क्योंकि नहीं, अगर ऑटो मोड नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि कहीं पानी रिलीज हो गया या कहीं हमने हाइड्रेट खोल लिया तो हमें मैनुअल में चलाना पड़ेगा। मैनुअल में चलाते हैं तो मैनुअल में बंद भी करना पड़ेगा उसको। लेकिन ऑटो में दोनों में रेंज डिसाइड होती है, प्रेशर का एक मोड डिसाइड होता है, उस पर ऑटोमेटिक मेंटेन करके बंद कर देता है। तो हमें जितना पानी चाहिए उतना हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत है तो कंटिन्यू लेते रहेंगे। अगर वहाँ से हमने बंद कर दिया तो यहाँ से प्रेशर मेंटेन होगा और हमारा ऑटो में ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे सबसे पहले था सबरेगुलर पंप। सबरेगुलर पंप की आपको डेफिनेशन बता दी है, हॉर्स पावर बता दी है, पंप बता दिया है, मल्टीप्लाई प्रेशर स्विच, और उसके साथ प्रेशर गेज हमेशा लगा होता है लाइन में, तो आपको मेंटेन प्रेशर देखने के लिए, और साथ में आपका पीपीएम लिस्ट भी रखी है। पीपीएम के बारे में बताएंगे आपको उसमें क्या क्या पीपीएम करते हैं और कितने समय बाद आप पीपीएम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं जोकी पंप के बारे में। जोकी पंप का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है और अब फिर इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। जोकी पंप आपको पता होना चाहिए क्यों लगाया जाता है और जोकी पंप का क्या काम होता है। जोकी पंप हमेशा इसलिए लगाया जाता है कि एक छोटा पंप होता है और प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। जोकी पंप कभी भी फायर फाइटिंग नहीं करता है और ना ये फायर फाइटिंग के लिए आपको लगाया जाता है। जोकी पंप हाउस में 2 लगता है, एक स्प्रिंकलर लाइन का लगता है और एक मेन हाइड्रेंट यार्ड आउटर या राइजर लाइन का, वो आप मान सकते हैं। 2 पंप लगते हैं, जो कि एक जोकी 1 एक जोकी 2, दोनों में अलग अलग में दोनों जोकी पंप लगाए जाते हैं। स्प्रिंकलर का हमेशा सेपरेट जोकी रहता है, उनका एक कॉमन जोकी रहता है। जोकी पंप लगाया इसीलिए जाता है कि ये हमेशा प्रेशर मेंटेन करने का आपका काम करता है, फायर फाइटिंग नहीं करता। तो जोकी पंप, अगर आपको पूछे कि जोकी पंप क्यों लगाया जाता है, तो एक सीधा सा इसका एक छोटी सी लाइन मैंने से होता है कि ये सिर्फ प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम आता है। जैसे आपका थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज हो गया, इसने मेंटेन कर दिया, इसको हमने बड़े पंप को कमांड नहीं जाती, बड़े पंप को चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक केजी मान लो 6 पे इसको रखते हैं तो 6 से नीचे जैसे प्रेशर है तो 6-7 के बीच ही मेंटेन करता रहेगा। जब नीचे आएगा तो हमारा मैन पंप जो है वो चल जाएगा फायर फाइटिंग के लिए। ये सिर्फ प्रेशर मेंटेन करने के लिए जोकी पंप आता है। और सेम डेफिनेशन में जोकी पंप में भी आपका प्रेशर स्विच लगा होता है, वो सेम इसी प्रक्रिया से काम करता है जिस प्रकार से बाकी सब पंप काम करते हैं। तो ये भी ऑटो में हम रखते हैं। जोकी पंप हमेशा ऑटो में रखा जाता है, ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम आता है। जोकी पंप का बस इतना सा फंडामेंटल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। और पंप हाउस के बारे में अगर आप फ्रेशर हो या चाहे एक्सपीरियंस वाले हो, नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेशर अपना फायर पंप हाउस के बारे में आपको डीपली जितना नॉलेज होगा उतना ही आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि फायर पंप हाउस होती है तो पूरी बिल्डिंग की मेन जो जड़ होती है, मेन जो चीज़ होती है वो फायर पंप हाउस होती है। फायर पंप हाउस के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो बाकी इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा कि अगर फायर पंप हाउस के बारे में इसको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है तो पूरी लाइन का इसको नॉर्मली पता होगा। क्योंकि सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, CO2, ABC, DCP, अगर आपको नहीं चलाना आता तो एक दिन में आप सीख जाओगे, पहली ट्रेनिंग में सीख जाओगे। लेकिन अगर पंप हाउस के बारे में आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं पता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए पंप हाउस के बारे में आपको नॉलेज, मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा फायर पंप हाउस
उसके बारे में सबसे पहले टेक्निकल ये दूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद टेक्निकल एरर जो भी आती है वो भी आपको मैं समझाऊंगा डेली मेंटेनेंस का। स्प्रिंकलर पंप आ गया, उसके बाद हमारे जोकी आ गए, जोकी 1 और जोकी 2 आ गए, उसके बाद हाइड्रेट पंप आता है। हाइड्रेट पंप भी हमारा 75 HP का है। 75 HP का क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कैसे आप डिपेंड करती हैं। और उसके साथ भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, प्रेशर स्विच भी लगा होगा और सारा सिस्टम लगा होता है। और ये कॉमन लाइन है, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। स्प्रिंकलर लाइन एक अलग सेपरेट है, उसके बाद जोकी मैन और डीजल इंजन ये यहाँ से यहाँ तक लगे हुए हैं और बीच में एनआरबी लगी होती है। बीच में इस डिस्चार्ज हेडर जो है इसके बीच में एक एनआरबी लगी होती है। वो एनआरबी डिस्चार्ज हेडर में पूरा जो डिस्चार्ज हेडर है हमारा, डिस्चार्ज हेडर में एक एनआरबी लगी होती है। एनआरबी लगी होती है, एनआरबी का मतलब है कि ये जो इधर वाले जितने भी पंप चलेंगे वो काम करेंगे स्प्रिंकलर लाइन पे। लेकिन अगर स्प्रिंकलर लाइन का पंप चलेगा तो वो इस लाइन में प्रेशर नहीं देगा, प्रेशर ये लाइन चालू नहीं करेगा। एनआरबी इसलिए लगी है, उधर का पानी इधर नहीं आ सकता, इन सब का पानी उधर जा सकता है। सेपरेट लगी होती है इसलिए क्योंकि उसमें अगर किसी कारण पर प्रेशर रिलीज वगैरह होता है तो में एयर ना चली जाए, इसलिए उसको सेपरेट रखा जाता है। तो ये मैन पंप भी स्प्रिंकलर और हाइड्रेट पंप भी सेम ही है, दोनों के नाम बस कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग रखे हैं। बाकी पावर है, पंप है, फंडामेंटल है और रूल पॉलिसी नियमावली सब सेम रहती है सब। उसके बाद हमारा अंतिम जो पंप आता है वो डीजी आता है, ठीक है। ये हमारा डीजल फायर इंजन है। डीजल फायर इंजन कैपेसिटी इसकी भी अकॉर्डिंग टू हेडर पे डिपेंड करती है, इस पे भी जो है उसके अकॉर्डिंग होती है। ये हमारा जो है डीजल इंजन जो है वो काम करता है समय की प्रणाली पे, यानी ये स्वचालित होता है। ऑटो में हम इसको स्टार्ट करते हैं, प्रेशर स्विच इस पे लगा होता है, ऑटो में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा यार एक बात ध्यान में रखना है आपको, डीजल फायर इंजन एकमात्र ऐसा पंप है जो ऑटो में सिर्फ स्टार्ट होता है, बंद उसको मैनुअल में करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट सिर्फ ऑटो में होता है, बंद आपको मैनुअल में करना पड़ता है। मैनुअल में ये किसी भी हालात में बंद नहीं होता, इसलिए इसको ऑटो में स्टार्ट करते हैं, मैनुअल में बंद करते हैं। ऑटो में काम करता है, बंद मैनुअल में करना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। केवल एकमात्र पंप ऐसा है डीजल फायर इंजन। अच्छा, डीजल फायर इंजन है, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिर्फ इसको वहाँ ऑटो में अगर कमांड देनी है तो इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगर ऑटो में कमांड दिलवानी है तो अगर कहते हो इमरजेंसी अगर इसे हम ऑपरेट करने हैं तो बाइक स्विच जैसे ट्रैक्टर को हम चाबी से स्टार्ट करते हैं वैसे सेल्फ स्टार्ट किया होता है। इसको पावर जनरेट करने के लिए हमारा HSD जो है हाई स्पीड डीजल जो है 160 लीटर की कैपेसिटी रहती है, जिसको हम लगभग 75% फिलअप रखते हैं, ज़्यादा पूरा नहीं रखना चाहिए। लगभग आपका 65, 70, 75 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। डीजल जो होता है वो उसके साथ ही इसमें तो ये डीजल इंजन है वो समय हम इसको बाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर बैटरी से रहता है, बैटरी के द्वारा इसको हम सप्लाई दे सकते हैं, चालू कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ से जैसे हमारा ये फायर टैंक है, ये फायर वाटर टैंक है और ये हमारा है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर है, इससे ही पंप ये राउंडअप में होता है पाइप में और वहाँ से पंप पानी उठाते हैं। और ये है हमारी वाटर कैपेसिटी। फायर टैंक जो है वाटर कैपेसिटी है, फायर वाटर टैंक फर्स्ट है, कैपेसिटी है 100 KL। 100 KL मतलब 1 KL में 1000 होता है, तो 100 KL में हो गया आपका 1 लाख वाटर कैपेसिटी। इसकी हमारी वर्तमान की जो वाटर कैपेसिटी है वो फायर की 1 लाख लीटर है टैंक फर्स्ट की, और सेकंड जो टैंक है उसकी भी 1 लाख है। यानी वो फायर पंप हाउस की अभी जो कैपेसिटी है हमारी वो 2 लाख की है। और 2 लाख को के अलावा जो हमारा ऊपर जो होता है टैंक्स पे ओवरहेड टैंक जो होता है, मेकअप टैंक जिसको बोलते हैं, वो जो टैंक होता है वो टैंक भी हमारा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसमें नॉर्मली वो होता है 20 KL का होना चाहिए, 20,000 लीटर का वो होना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा भी होता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है। तो हमारा जो है वो 20 KL का है, 20 KL वो है और 2 लाख ये है। टोटल जो है 2,20,000 कैपेसिटी हमारी जो है वर्तमान में हमारे पास है, तो कैपेसिटी है।
इसके साथ ये जो आप लाइन देख सकते हैं, ब्लैक कलर कोड की जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक जो कलर कोड की लाइन देखते हैं, ब्लैक कलर की अगर लाइन आपको कहीं भी दिखती है तो उसका मतलब ड्रेन होता है, वो कोई ड्रेन लाइन है, कलर कोड है ब्लैक ड्रेन का। तो ये ड्रेन जो होता है वो कभी भी हमें मेंटेनेंस के लिए अगर हमारा फायर पंप हाउस में या फिर इसमें रिसर्कुलेशन, हम अगर वाटर को रिसर्कुलेशन करते हैं डेली, आप डीजी को चलाते हैं 2-4-10 मिनट में, जब तक इसका धुआं जो है नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक पोल्यूशन फ्री, तब तक इसको हम चलाते हैं 5-7-10 मिनट में। तो उसके लिए ड्रेन लाइन रखी हुई है। ड्रेन लाइन में हम क्या करते हैं, ड्रेन लाइन सारी खोल देते हैं। ड्रेन लाइन का जितना भी पानी है वो वापस टैंक में जाता है, तो पानी हमारा वेस्ट नहीं होता। उस प्रक्रिया को क्या होता है, अगर पानी हमारा वेस्ट होता है तो उसको हम रिसर्कुलेशन नहीं बोल सकते। रिसर्कुलेशन बोलते हैं, फायर पंप हाउस में एक रिसर्कुलेशन वर्ड जो है हमारा यूज होता है। रिसर्कुलेशन का मतलब होता है कि पानी जो है, पंप पानी उठा रहा है, पंप टू टैंक, टैंक टू पंप टू टैंक, मतलब पानी वेस्ट नहीं हो रहा हमारा। टैंक से पंप उठा रहा है, पंप फिर वापस टैंक में डाल रहा है, फिर टैंक से वापस पंप उठा रहा है, फिर वापस टैंक में डाल रहा है। तो जो हमारा एक राउंड फिगर जो क्राइटेरिया रहता है पंप का और वाटर का, उसको हम रिसर्कुलेशन बोलते हैं। रिसर्कुलेशन का मतलब ये हो गया कि पानी राउंड कर रहा है, हमारा लाइन का पानी चेंज भी हो गया और वापस वेस्ट भी नहीं हुआ, सीधा अपना टैंक में चला गया और हमारा पंप भी चालू हो गया। पंप को भी हमने टेस्टिंग कर लिया। अगर कभी कभी रिसर्कुलेशन जैसे लाइन ड्रेन करते हैं तो जो वाटर में जाती है अपना सीवी जो होता है, कैच बेसिन वाटर हार्वेस्टिंग वाले सीवी में जाता है, तो वो हमारा वेस्टेज होता है, उसको हम रिसर्कुलेशन नहीं बोल सकते। रिसर्कुलेशन प्रक्रिया जो हमारी होती है वो सिर्फ वाटर टू टैंक टू पंप, पंप टू टैंक चलता रहता है, वो रिसर्कुलेशन प्रक्रिया होती है। उसके लिए हम ये ड्रेन लाइन है ब्लैक, ये रही नीचे रही, और ये लाइन हम खोल देते हैं। खोलने के बाद पंप को टेस्टिंग करते हैं और ये हमारा डिस्चार्ज हेडर यहाँ पे एल में घुस जाता है। तो ये हमारा सक्शन हेडर आपने देखा, मैंने आपको बताया सक्शन हेडर है। सक्शन हेडर से पानी जो है पंप उठा के डिस्चार्ज हेडर में डालता है। डिस्चार्ज हेडर हमारा ये आ गया, मैं डिस्चार्ज हेडर से वापस फिर जो भी जहाँ भी है वो कंपनी को नॉर्मली सप्लाई जाती है, स्प्रिंकलर लाइन की, राइजर लाइन की, और यार्ड जो हाइड्रेंट होते हैं, आउटर लाइन के फायर हाइड्रेंट होते हैं, उन सब में सप्लाई जाती है। तो वो सप्लाई सारी यहाँ से जाती है। तो सेक्शन हेडर में पानी वाटर टैंक से यहाँ पे अब हमारा वर्तमान में पानी फिलअप है, यहाँ से पंप पानी उठाता है और उठा के बाहर कर देता है। तो टैंक जो है हमारा अप है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेक्शन है। कभी कभी नेगेटिव सेक्शन होता है, वहाँ पे दिक्कत आती है पानी उठाने में। तो हमारा पॉजिटिव सेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव अगर सेक्शन है तो दिक्कत नहीं आती, पानी एकदम से पंप चलाया से फटाक से अगले 5 सेकंड में पानी उठा लेता है पंप। तो इसके बाद आपको पैनल मोड पे ले चलते हैं। फायर जो पैनल है पंप का ऑटो मोड में कैसे काम करता है, मैनुअल में कैसे काम करता है। ये हमारे टोटली पैनल लगे हुए हैं। हमारा मैन हाइड्रेंट पंप है, मैन स्प्रिंकलर पंप है, धोती पंप है, और ये फिर धोती आ गया है। एडिशनल धोती दोनों हमने ऑटो में डाले हुए हैं, मैनुअल में रखे हैं। क्योंकि हैवी पंप होते हैं, कभी कभी चल जाते हैं तो इसके नुकसान होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो और लाइन को है वाइब्रेट बहुत करवाते हैं, चल के जब धक्का लेते हैं तो एनआरपी फेल होने का भी कभी कभी खतरा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी ऊपर से पानी जब वापस राउंड फिगर में दबाव डालता है तो नुकसान होने के फायदे रहते हैं, कभी कभी लाइन भी फाल्ट हो जाती है। तो दो की पंप दोनों आप हमेशा ऑटो में रखिए, कोई काम हो गया तो बाद में आके यहाँ पे ऑटो में कर सकते हैं, या कभी कभी अंडर प्रोसेस में आपको कोई लगे कि हज़ार्ड है तब आप ऑटो में डाल सकते हैं, अन्यथा हम दो सिर्फ जो कि हम कोई ऑटो में रखते हैं दोनों को। तो ये हमारा 1 नंबर जो होता है वो ऑटो मोड होता है, 2 में ऑफ होता है, और 2 है ये मैनुअल। अगर आपको पंप अभी चलाना है मैनुअल में तो 2 में रखना है, बंद करना है मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ करना है, और अगर 1 भी है तो आपका ऑटो में है। तो ये हमारा ऑफ है, ये ऑफ है, और ये मैनुअल में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से बंद करना है, और ऑफ में कोई प्रक्रिया नहीं होगी। ऑटो में सिर्फ ऑटो में अपने आप चलेगा, अपने आप बंद होगा, कोई भी इसके ऊपर मूवमेंट नहीं करना। तो अगर ये था आपका हमारा पूरा पंप हाउस का वीडियो। पंप हाउस में सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, सेफ्टी के लिए आपको हमेशा CO2
फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर आपके पास एक है तो एक नहीं तो 2 CO2 फायर एक्सटिंग्विशर 4.5 kg के आपके पास यहाँ फायर पंप हाउस में नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक कैपेसिटी में आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा है 22 पास वाला वो भी आप कर सकते हैं। और डीजल टैंक के लिए आपके पास फोम टाइप जो 8 लीटर का हमारा फोम टाइप है वो 9 लीटर कैपेसिटी में आपके पास होना चाहिए। 9 लीटर कैपेसिटी में आपके पास फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो कम से कम 4.5 kg में आपके पास है तो 2 तो कम से कम आपके पास होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हज़ार्ड यहाँ रहता है। और ऊपर आपके डिटेक्टर जैसे लगे हुए हैं तो डिटेक्टर की फैसिलिटी यहाँ पे आपके पास होना ज़रूरी है। स्प्रिंकलर यहाँ पे मेंशन नहीं है। स्प्रिंकलर आपका पंप हाउस इलेक्ट्रिकल HPSC और UPSC रूम वगैरह में स्प्रिंकलर आपका कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे आप नहीं लगा सकते। वहाँ पे CO2 फ्लोटिंग सिस्टम आपका अलाउड होता है। तो CO2 फ्लोटिंग सिस्टम और डिटेक्टर आपके कंपलसरी है, वो आपको लगे होने चाहिए सेफ्टी के लिए। तो ये था अपना आज का फायर पंप हाउस का टोटल विजिट टूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।